सो गाइस आज की इस वीडियो में हम कंस्ट्रेंट के बारे में पढ़ेंगे कि कंस्ट्रेंट क्या होते हैं, हम इन्हें कैसे इस्तेमाल करते हैं, हम इन्हें क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कंस्ट्रेंट इसको हम ऐसे समझते हैं कि हमने एक टेबल बनाया, हमने उसके अंदर डेटा को इंसर्ट करना है, हम अपने उस डेटा के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा लें कि हमारा टेबल इस किस्म का डेटा इंसर्ट करेगा, उसके ऊपर हम कुछ कंडीशंस लगा लें। तो इस तरह के जो काम होते हैं उन्हें हम कंस्ट्रेंट के थ्रू करते हैं। और एसक्यूएल के अंदर कुछ खास किस्म की कंस्ट्रेंट है। अब हम अपने डेटा को रिस्ट्रिक्ट क्यों करते हैं? कभी कभार हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि हमारा डेटा जो है वो यूनिक होना चाहिए, हमारे डेटा के अंदर कभी भी कोई नल वैल्यू स्टोर ना हो, हमारे डेटा की लेंथ हम लोग फिक्स करते हैं कि इससे कम लेंथ नहीं होनी चाहिए, हमारे डेटा के अंदर कुछ खास किस्म के सिंबल होने चाहिए। इस तरह के जब हमें काम अपने डेटा के साथ करने होते हैं तो हम अपने डेटा को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, हम उसके ऊपर कुछ कंडीशंस लगाते हैं और वो हम टेबल लेवल के ऊपर लगाते हैं, यानी कि हम कॉलम्स बनाते वक्त लगाते हैं या बाद में टेबल को चेंज करके, कॉलम्स को चेंज करके हम उसके साथ कंस्ट्रेंट का यूज करते हैं, ताकि हमें बार बार जब डेटा इंसर्ट करना पड़े तब हमें कंस्ट्रेंट लगाने की जरूरत ना हो, हम एक ही टाइम पे टेबल के साथ ही कंस्ट्रेंट लगा देते हैं। तो अब कंस्ट्रेंट एक तरह की रिस्ट्रिक्शंस हो गई, कंडीशंस हो गई जो हम अपने डेटा के साथ लगाते हैं। अब कंस्ट्रेंट जो होते हैं वो हमारे जो टेबल है, टेबल के कॉलम्स के ऊपर लगाए जाते हैं, यानी कि कॉलम्स के अंदर हम कंस्ट्रेंट लगाते हैं। हमारे जो कॉलम्स यानी जो हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं टेबल्स के अंदर, स्टेप बाय स्टेप जो जिन्हें हम लिखते हैं, हम उन्हीं के साथ कंस्ट्रेंट लगाते हैं। तो अब कंस्ट्रेंट जो होते हैं हम उन्हें ऐड कैसे करते हैं? हम कंस्ट्रेंट को ऐड कैसे करते हैं? कंस्ट्रेंट को ऐड करने के तरीके दो हैं। जब हम क्रिएट की कमांड यूज करके अपना टेबल बना रहे हैं तो हम टेबल के अंदर ही कंस्ट्रेंट भी डिफाइन करते हैं, या फिर हमने टेबल बना लिया, अब हमें बाद में याद आ रहा है कि हमने उसके साथ कोई कंस्ट्रेंट लगानी थी, तो हम अल्टर की कमांड यूज करके भी कंस्ट्रेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं। अब ये है कि हमने मतलब क्रिएट की कमांड यूज करते वक्त जब कंस्ट्रेंट लगाई थी, यानी कि पहले पहले जो ये पार्ट है, तो इसमें हम कंस्ट्रेंट किस तरह लगा सकते हैं? हम दो तरीकों से लगा सकते हैं। एक होती है हमारे पास इनलाइन कंस्ट्रेंट, एक होती है हमारे पास आउट ऑफ लाइन कंस्ट्रेंट। अब ये इनलाइन कंस्ट्रेंट क्या है, आउट ऑफ लाइन कंस्ट्रेंट क्या है, अब हम इसको समझते हैं। इनलाइन कंस्ट्रेंट ऐसी होती है कि जब हम टेबल बना रहे हैं ना, और हम स्टेप बाय स्टेप अपने कॉलम को डिफाइन कर रहे हैं, तो हम कॉलम के साथ ही उस कॉलम को जो भी कंस्ट्रेंट देना चाहें हम उस कंस्ट्रेंट को वहां पे लिख लें, यानी कि हम कॉलम लेवल के ऊपर अपनी कंस्ट्रेंट को डिफाइन कर लें, उसको हम इनलाइन कंस्ट्रेंट कहते हैं। आउट ऑफ लाइन कंस्ट्रेंट क्या हो गया कि हमने टेबल बनाया, टेबल के अंदर सारे कॉलम बना लिए, अब हम सारे कॉलम बनाने के बाद टेबल के एंड के ऊपर किसी कॉलम को पकड़ के उसको लिख के उसके साथ कंस्ट्रेंट लगा लें कि ये जो कॉलम है इसके ऊपर ये कंस्ट्रेंट लगी हुई है। यानी कॉलम्स बनाने के बाद टेबल के एंड पे जो हम कंस्ट्रेंट लगाते हैं उसको हम आउट ऑफ लाइन कंस्ट्रेंट कहते हैं, यानी कि टेबल लेवल पे जो कंस्ट्रेंट लगाई जाती है। तो गाइस अभी तक हमने पढ़ा है कि कंस्ट्रेंट क्या होती हैं, कंस्ट्रेंट को हम कैसे ऐड करते हैं। अब हम कंस्ट्रेंट की कुछ कैटेगरीज को देखते हैं। कंस्ट्रेंट एक होती है हमारे पास एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट और एक होती है हमारे पास रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। इस वीडियो में हम डोमेन इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि ये डोमेन इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट क्या होती है। डोमेन इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट बेसिकली ये टेबल की जो डोमेन होती है ना उसके ऊपर काम करती है। अब टेबल की डोमेन क्या है, यानी कि उसके कॉलम्स। सिंपल जो हम किसी कॉलम के साथ कोई कंस्ट्रेंट लगा लेना तो उसको हम डोमेन इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट कहते हैं। अब इसमें हमारे पास इस कैटेगरी में हमारे पास तीन कंस्ट्रेंट्स आती हैं। एक हमारे पास आती है डिफॉल्ट की कंस्ट्रेंट, एक आती है हमारे पास नॉट नल की कंस्ट्रेंट और एक हमारे पास आती है चेक की कंस्ट्रेंट। तो सबसे पहले हम डिफॉल्ट को पढ़ेंगे, फिर नॉट नल को पढ़ेंगे और फिर चेक को पढ़ेंगे।
तो डिफॉल्ट की कंस्ट्रेंट को हम ऐसे समझते हैं कि हमने ना एक टेबल बनाया, यानी कि मैं आपको ये बता देती हूँ, मैं यहाँ पे बना के दिखाती हूँ कि मैंने क्रिएट की कमांड लगा के एक टेबल बनाया स्टूडेंट नाम का। उसके बाद मैंने उसका जो कॉलम 1 है वो मेरे पास है स्टूडेंट की आईडी, उसका मैंने डेटा टाइप इंट रख दिया। अब मैं इसके साथ कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगा रही, ठीक है। इसके बाद मैंने स्टूडेंट का नेम बनाया, उसको मैंने कैरेक्टर दे दिया 16, ये उसकी लेंथ है। उसके बाद यहाँ पे मैंने उसकी क्लास लगा दी, क्लास को मैंने इंट कर दिया। अब यहाँ पे मैं डिफॉल्ट की कंस्ट्रेंट यूज कर लेती हूँ। अब डिफॉल्ट के नाम से पता चल रहा है कि हम उसको कोई वैल्यू देंगे, तो ये इन टाइप का है तो मैं कह देती हूँ यहाँ पे 10। अब होगा क्या कि मैंने जो ये स्टूडेंट आईडी बनाई है इसके साथ मैंने कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगाई, और जो मैंने ये क्लास बनाई है इसके साथ मैंने ये डिफॉल्ट की कंस्ट्रेंट का इस्तेमाल किया। तो जब मैं डेटा इंसर्ट करूंगी अपने टेबल के अंदर इस तरह से, ये मेरा टेबल है, मैं यहाँ बना लेती हूँ, फिर मैं इसको भी आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगी कि किस तरह से ये काम करता है। ये मेरे पास एक स्टूडेंट आईडी है, इसके बाद यहाँ पे मेरे पास एस नेम का कॉलम है, और यहाँ पे मेरे पास क्लास का कॉलम है। ये मैं यहाँ पे इसको बना लेती हूँ। अब मैंने पहली दफा पे डेटा इंसर्ट किया, सीधा सीधा मैंने स्टूडेंट आईडी के अंदर 1 इंसर्ट किया, स्टूडेंट का एक नेम दे दिया, ये देखें इस तरह से मैंने उसका नेम दे दिया आमना, ठीक है। और मैंने क्लास के अंदर भी कुछ इंसर्ट कर दिया, मैंने कह दिया कि वो 9th क्लास में पढ़ती है। अब अगली बार मैंने इंसर्ट करते वक्त, क्योंकि हम रो वाइज इंसर्ट करते हैं, तो मैंने जब दूसरी दफा इंसर्ट किया तो मैंने क्या किया कि मैंने स्टूडेंट आईडी में कुछ भी इंसर्ट नहीं किया, ठीक है। और मैंने यहाँ पे हमना लिख दिया, और मैंने दोबारा से क्लास में 9 इंसर्ट कर दिया। तो क्या होगा कि जब मैं ये वाली कॉलम ये वाला जो मैं रो लिखूंगी कि मैंने एसटीआईडी में कुछ नहीं लिखा, मैंने उसको नहीं लिया, स्टूडेंट नेम लिया और क्लास ले लिया, तो क्या करेगा कि मैंने अब यहाँ पे कोई कंस्ट्रेंट का यूज नहीं किया, तो वो ये क्या करेगा, जब हम इसके अंदर कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं करेंगे तो वो इसको नल कंसिडर कर लेगा। यहाँ पे मुझे टेबल के अंदर नल लिखा हुआ शो हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने देखिए यहाँ क्लास के साथ जो है ना, मैंने डिफॉल्ट की कंस्ट्रेंट यूज करके उसको वैल्यू दी है 10, तो अब मैं एक और रो इंसर्ट करूंगी जिसमें मैं दोबारा स्टूडेंट आईडी में कुछ नहीं दूंगी। मैंने एक स्टूडेंट का नेम दे दिया, यहाँ पे हफ्सा दे दिया, ठीक है, और मैंने क्लास में भी कुछ इंसर्ट नहीं किया, तो वो नेम को तो हफ्सा इंसर्ट कर देगा, स्टूडेंट आईडी वो दोबारा से नल ले लेगा, और क्लास में मैंने कुछ इंसर्ट नहीं किया तो वो कौन सी वैल्यू ले लेगा, ये 10 वाली वैल्यू ले लेगा, यानी जो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू। तो डिफॉल्ट की कंस्ट्रेंट इस तरह से काम करती है कि अगर मैंने किसी भी कॉलम के साथ डिफॉल्ट की कंस्ट्रेंट यूज की है और मैं इंसर्ट करते वक्त उसमें कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं करी, तो वो नल वैल्यू नहीं लेगा, जो वैल्यू हमने कॉलम के साथ लिखी होगी डिफॉल्ट के कीवर्ड यूज करने के बाद, वो वही वैल्यू उस टेबल के अंदर, उस कॉलम के अंदर इंसर्ट कर देगा। और अगर मैंने डिफॉल्ट की कंस्ट्रेंट नहीं लगाई होगी ना, तो वो अगर मैं उसके अंदर कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं करूंगी तो वो नल वैल्यू इंसर्ट कर देगा। तो अब हम इसको जरा प्रैक्टिकली भी करके देखते हैं कि वाकया क्या ये ऐसे काम करता है। तो चलिए आए जरा देखते हैं, हम एसक्यूएल में जाते हैं और इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। अब मैं अपने एसक्यूएल सर्वर में आ गई हूँ, मैं क्रिएट की कमांड यूज करके एक टेबल क्रिएट करती हूँ स्टूडेंट नाम का, ठीक है। मैं उसका पहला कॉलम कर देती हूँ स्टूडेंट की आईडी, उसको मैं इंट कर देती हूँ, इसके आगे मैं कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगाऊंगी। अब मैं एक स्टूडेंट का नाम का टेबल क्रिएट, स्टूडेंट के नाम का कॉलम क्रिएट करती हूँ और उसको कैर टाइप करती हूँ और उसकी भी लेंथ यहाँ पे डिफाइन कर देती हूँ। अब मैं क्लास बनाऊंगी, उसको मैं, इसकी डेटा टाइप इंट होगी और मैं उसके साथ डिफॉल्ट का कीवर्ड यानी डिफॉल्ट की कंस्ट्रेंट यूज करूंगी और बाय डिफॉल्ट मैं उसको वैल्यू दे दूंगी कि वो 10 है। ये मेरे पास आ गया। अब मैं वैल्यूज इंसर्ट करती हूँ, पहले मैं इस टेबल को क्रिएट करती हूँ, टेबल क्रिएट हो गया। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं पहले सेलेक्ट की कमांड भी लगा लेती हूँ, सेलेक्ट स्टार
लगा के मैंने सारे रोज प्रिंट कराने और सॉरी फ्रॉम कौन सा टेबल है मेरा, स्टूडेंट का, ये मेरे स्टूडेंट आईडी बन गई, स्टूडेंट नेम बन गया और क्लास बन गई। ओके, अब मैं इसमें इंसर्ट करती हूँ वैल्यूज को स्टेप बाय स्टेप। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट और यहाँ पे मैं स्टूडेंट आईडी करती हूँ पहला, फिर मैं स्टूडेंट नेम करती हूँ और फिर मैं क्लास करती हूँ। अब मैं इसके अंदर वैल्यूज को इंसर्ट करूंगी। ठीक है, अब पहले बार मैं वैल्यू 1 इंसर्ट करती हूँ, फिर मैं सिंगल कोटेड कॉमर्स में यहाँ पे आमना को इंसर्ट करती हूँ और मैं फिर जो क्लास है मेरे पास उसको मैं यहाँ पे 9 कर देती हूँ। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ, एक रो बन गई है। अब मैं जरा सेलेक्ट कमांड लगा के देखती हूँ कि मेरे टेबल में हाँ ये वैल्यूज इंसर्ट हो गई हैं। अब हमने क्या किया था कि स्टूडेंट आईडी के साथ कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगाई। ठीक है, तो अब मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी भी कॉलम के साथ कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगाते और अगर हम उसमें कोई वैल्यू नहीं डालते, इंसर्ट नहीं करते और दूसरे कॉलम्स के अंदर वैल्यूज इंसर्ट करते हैं, तो क्या करता है कि जिसके साथ हमने कंस्ट्रेंट नहीं लगाई होती वहां पे वो नल वैल्यू ले लेता है। तो हम इसको करके देखते हैं। मैं दोबारा से इसको जरा कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे इसको लिख देती हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या करना है कि मैंने स्टूडेंट आईडी नहीं लिखनी। अब मैं इसको इंसर्ट करूंगी, ये इंसर्ट हो गया। अब क्या होगा कि मैंने स्टूडेंट आईडी नहीं ली थी लेकिन मैंने आमना इंसर्ट किया और 9 इंसर्ट किया, तो ये क्या होगा कि स्टूडेंट आईडी में नल आना चाहिए, नेम के अंदर आमना आना चाहिए और क्लास के अंदर 9 आना चाहिए। तो क्या ये हुआ है? देखते हैं, हम टेबल को प्रिंट करते हैं। ये देखें, बाकी जो वैल्यूज है वो वैसी आई हैं। अब मैं क्या करूंगी, मैं दोबारा से इंसर्ट करूंगी और मैं अब क्लास के अंदर कोई वैल्यू नहीं लूंगी। इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेती हूँ। अब मैं क्लास के अंदर कोई वैल्यू नहीं लूंगी यहाँ पे। और मैं नाम भी चेंज कर लेती हूँ, इसका मैं हमना कर देती हूँ। ठीक है, अब क्या होगा कि मैंने स्टूडेंट आईडी भी नहीं ली, मैंने क्लास भी नहीं ली, तो स्टूडेंट आईडी में तो नल आएगा और नेम में तो हमना आ जाएगा, लेकिन अब क्लास में क्या आएगा? तो क्लास में आपको पता है क्या आना चाहिए? क्लास में आनी चाहिए ये 10 की वैल्यू। तो देखते हैं क्या होता है। हम अपने टेबल को प्रिंट करते हैं। ये देखें, क्लास के अंदर आ गई 10 की वैल्यू। तो डिफॉल्ट का जो कीवर्ड है यानी डिफॉल्ट की जो कंस्ट्रेंट है उसका इस्तेमाल हम इस तरह से करते हैं कि जब हमें अपने टेबल में कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं करानी होती तो डिफॉल्ट के साथ जो हमने वैल्यू लिखी होगी वो हमारे टेबल में इंसर्ट कर देगा और कभी भी वो नल वैल्यू नहीं लेगा। सो गाइस, इस तरह से हमने अभी डिफॉल्ट की कंस्ट्रेंट का बेसिक पढ़ लिया। अब डिफॉल्ट की कंस्ट्रेंट में ये भी होता है कि अगर हमने कंस्ट्रेंट को अल्टर की कमांड यूज करके ऐड करना हो बाद में या फिर अब वो जो हमने कंस्ट्रेंट बनाई हो हमने उसको ड्रॉप करना हो, खत्म करना हो, तो हम ये दोनों भी करके देखते हैं। अब जैसे कि मैंने ना वो टेबल बनाया था स्टूडेंट का। ठीक है, अब उसमें जो मैंने सिर्फ क्लास के साथ जो है ना वो कंस्ट्रेंट लगाई थी, लेकिन अब मैं स्टूडेंट आईडी के साथ नहीं लगाई। तो अब मैं स्टूडेंट आईडी के साथ टेबल बनाने के बाद कंस्ट्रेंट लगाऊंगी और फिर दोबारा मैं इसी स्टूडेंट आईडी की कंस्ट्रेंट को यानी ड्रॉप खत्म करके भी दिखाऊंगी। तो चले हम एसक्यूएल में इसको करके देखते हैं। सो गाइस, मैं अपने एसक्यूएल सर्वर में वापस आ गई हूँ। ये मेरा टेबल बना हुआ है, मैं एक दफा इसको देख लेती हूँ। ये इसके अंदर ये वैल्यूज इंसर्ट है। अब इस टेबल में क्या है कि स्टूडेंट आईडी के साथ कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगी हुई, तो मैं इसके साथ भी डिफॉल्ट की कंस्ट्रेंट लगाना चाहती हूँ। तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे क्योंकि मैंने टेबल में चेंज करना है तो मैंने आपको पहले ही बढ़ाया था कि हम अल्टर की कमांड यूज करके अल्टर टेबल लिख के टेबल का नाम लिखते हैं।
अब मैंने क्या करना है, मैंने एक कंस्ट्रेंट ऐड करनी है, तो मैं ऐड का कीवर्ड यूज करके कंस्ट्रेंट लिखूंगी यहाँ पे, ऐड कंस्ट्रेंट, और कंस्ट्रेंट का कोई नाम दे दूंगी, मैं इसको स्टूडेंट आईडी ही कह देती हूँ। यहाँ पे कंस्ट्रेंट का नाम दिया जाता है, तो मैं जरा इसको चलो स्टूडेंट आईडी का जो आई है वो बड़ा कर देती हूँ, ताकि थोड़ा सा ना वो डिफ्रेंशिएट हो सके इस स्टूडेंट आईडी में और इस स्टूडेंट आईडी में। यहाँ पे मैंने एक कंस्ट्रेंट लिखी, कंस्ट्रेंट का नाम लिखा है। अब मैं क्या करूंगी, डिफॉल्ट का कीवर्ड यूज करूंगी, यानी डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट लिखूंगी। अब डिफॉल्ट के अंदर मैंने वैल्यू देनी है, मैंने स्टूडेंट आईडी कहनी है कि बाय डिफॉल्ट स्टूडेंट की जो आईडी हो वो मेरे पास 2 होनी चाहिए, ठीक है। और अब मैंने इस डिफॉल्ट को किसके ऊपर लगाना है, स्टूडेंट आईडी के ऊपर, तो मैं यहाँ पे stid लिख दूंगी। अब मैं इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करती हूँ, तो ये मेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है। अब मैं डेटा इंसर्ट, अब क्या होगा कि मेरा जो ये क्रिएट का टेबल है इसके स्टूडेंट आईडी के ऊपर भी डिफॉल्ट की कंस्ट्रेंट लग चुकी है और क्लास के ऊपर तो पहले से ही है। तो अब क्या होगा कि जैसे मैं पहले वैल्यूज स्टूडेंट आईडी के अंदर इंसर्ट नहीं करती थी और वो क्या करता था कि नल वैल्यू इंसर्ट कर लेता था, हम इसको देखते हैं कि क्या ये अभी भी नल वैल्यू इंसर्ट करेगा। मैं यहाँ से अब मैं सिर्फ डेटा इंसर्ट करूंगी स्टूडेंट नेम के अंदर, और मैं यहाँ क्लास को भी हटा देती हूँ। क्लास बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 10 आनी चाहिए, तो ये 10 आएगी। दोबारा हम इसको देख लेते हैं, और यहाँ मैं स्टूडेंट का नेम चेंज करके मैं कर देती हूँ हफ्सा। हाँ, अब मैं इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करती हूँ, ये एग्जीक्यूट हो गई। अब क्या होना चाहिए कि पहले तो स्टूडेंट आईडी नल आ रही थी, लेकिन अब तो मैंने उसको डिफॉल्ट की कंस्ट्रेंट दे दी और वैल्यू भी दे दी 2। तो अब जब मैं वैल्यू इंसर्ट नहीं करूंगी स्टूडेंट आईडी के अंदर, तो उसके अंदर नल नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो मैं इसको सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट करके अपनी टेबल को देखती हूँ, तो ये देखें हफ्सा का जो हफ्सा की जो रो है जो मैंने अभी इंसर्ट की, इसमें मैंने हफ्सा इंसर्ट किया था सिर्फ। बाय डिफॉल्ट क्लास की वैल्यू 10 थी, जो कि 10 आई है यहाँ पे, और अभी जो स्टूडेंट आईडी पहले नल आ रही थी जब मैं वैल्यू इंसर्ट नहीं करती हूँ, अब 2 आ गई। यानी कि मैंने टेबल बनाने के बाद कंस्ट्रेंट ऐड की है अल्टर की कमांड यूज करके। अब मैं दोबारा इस कंस्ट्रेंट को खत्म भी कर सकती हूँ, मैं इस कंस्ट्रेंट को ड्रॉप भी कर सकती हूँ, मैं वो भी यहाँ पे देखती हूँ। तो इसके लिए मैंने दोबारा जो है वो अल्टर का कीवर्ड यूज करके अल्टर टेबल स्टूडेंट लिखना है, और मैंने ड्रॉप करना है, ड्रॉप करके मैंने कंस्ट्रेंट लिखना है, और जो मैंने कंस्ट्रेंट का नाम दिया था यहाँ पे ये मैंने लिख देना है। ये मेरे पास एग्जीक्यूट हो गया। अब क्या होगा कि मैंने जो भी स्टूडेंट आईडी की वो डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट बनाई थी जिसमें मैंने वैल्यू दी थी 2, अब वो कंस्ट्रेंट खत्म हो चुकी है। तो अब इसको हम ऐसे चेक करते हैं कि हम दोबारा से स्टूडेंट आईडी में कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं करते तो वो हमें नल वैल्यू देगा। हम इसको चेक कर लेते हैं। मैं इसको हलीमा कह देती हूँ, मैं नाम हलीमा इंसर्ट कर देती हूँ, और अब मैं दोबारा से टेबल को जो है वो प्रिंट कराती हूँ। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लूँ, टेबल को प्रिंट कराती हूँ। ये क्या हो गया, यहाँ पे ये सिलेक्ट हो गया। तो देखिए ये दोबारा, इसका मतलब ये कि हमारी कंस्ट्रेंट जो थी वो सक्सेसफुली जो है वो ड्रॉप हो चुकी है। तो ये था सारा डिफॉल्ट की कंस्ट्रेंट के बारे में, जिसे मैंने आपको बनाना भी सिखाया, फिर उसका थोड़ा सा बताया भी सही, फिर मैंने दोबारा अल्टर की कमांड यूज करके भी आपको बनाना सिखाया, और फिर मैंने आपको उसको ड्रॉप करना भी सिखाया। आई होप कि आपको यहाँ तक सब क्लियर हुआ होगा। सो गाइस, अब हम नॉट नल की कंस्ट्रेंट के बारे में पढ़ते हैं। अब जो ये नॉट नल की कंस्ट्रेंट है, नाम से पता चल रहा है कि हम जो डेटा इंसर्ट करेंगे वो नल नहीं होना चाहिए। हम सिंपल अपने कॉलम के साथ नॉट नल की कंस्ट्रेंट यूज करके उस कॉलम के अंदर कभी भी कोई नल वैल्यू फिर इंसर्ट नहीं होगी।
अब एक तो इसका ये सिंपल सी एक बात है जो हमें समझ आ गई। दूसरी बात ये है कि अगर अब जैसे हमने पहले डिफ़ॉल्ट की जब कंस्ट्रेंट पढ़ी तो हमने टेबल बनाने के बाद दोबारा अल्टर की कमांड यूज़ करके डिफ़ॉल्ट की कंस्ट्रेंट ऐड कर दी थी। अब नॉट नल की कंस्ट्रेंट हम दोबारा अगर कैसे ऐड करेंगे, इसमें ये है कि अगर हमारा एक टेबल बना हुआ है और उसके अंदर हम हमारी एक कॉलम है, उसके अंदर वैल्यूज कुछ पहले हमने नल इंसर्ट कर दी हैं। तब हम जब इस टेबल को अपडेट करेंगे, इस टेबल को अल्टर की कमांड यूज करके इस स्टूडेंट आईडी के अंदर जब हम नॉट नल की कंस्ट्रेंट लिखेंगे तो वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो कहेगा कि आपका जो टेबल है उसके इस कॉलम के अंदर पहले से नल डेटा इंसर्ट है, तो अब ये इसके ऊपर नहीं लग सकता। अब क्या करें, अब फिर हमें क्या करना होगा, हमें ड्रॉप की कमांड यूज करके उस टेबल को खत्म करना होगा और फिर हमें नॉट नल की जो कंस्ट्रेंट है वो लगानी होगी। तो हम इसको करके देखते हैं। यही एक इसके अंदर एक अहम बात थी जो मुझे लगा कि मैं आपको यहाँ पे बताती चलूं। सो गाइज, हम अब अपने एसक्यूएल सर्वर में आ गए हैं। मैंने एक टेबल क्रिएट कर दिया है स्टूडेंट का, उसके अंदर मैंने एक डेटा भी इंसर्ट कर दिया है। स्टूडेंट आईडी के अंदर एक दफ़ा 1 है, एक दफ़ा नल है। अब मैंने यहाँ पे नल इसलिए इंसर्ट किया, मैं आपको ये नॉट नल का जो अल्टर वाला सीन है वो थोड़ा यहाँ बताना चाहती हूँ। लिखूंगी, टेबल लिखूंगी और मैंने स्टूडेंट लिख दिया। अब मैंने अल्टर करना है कॉलम को। इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से, अल्टर कॉलम, मैंने कॉलम का नाम लिखना है, उसकी डेटा टाइप लिखनी है और कंस्ट्रेंट लिखनी है जो कि नॉट नल है। ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये एरर शो करेगा क्योंकि हमारे उस कॉलम के अंदर पहले से नल वैल्यू है। अब अगर मैंने ट्रंकेट की कमांड यूज कर ली, ठीक है, ट्रंकेट टेबल, और मैंने स्टूडेंट, अब ट्रंकेट से क्या होता है कि सारा डेटा खत्म हो जाता है, तो स्टूडेंट आईडी का जितना भी डेटा है वो सारा खत्म हो जाएगा। अब मेरे पास क्या है, देखिए मैं दोबारा से अपने टेबल को भी देख लेती हूँ। ये देखें, इसमें कोई भी डेटा नहीं है। तो अब अगर मैं ये अल्टर की कमांड लगाऊंगी, ये वाली, ये अल्टर की जो क्यूरी है ये रन करूंगी, तो ये सक्सेसफुली जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ, ये देखिए हो गई। अब जो मेरा ये टेबल है इसमें स्टूडेंट आईडी के ऊपर जो कंस्ट्रेंट लग चुकी है वो है नॉट नल की कंस्ट्रेंट। अब देखिए ये मेरे पास ना इंसर्ट इनटू स्टूडेंट है और इसमें मैं स्टूडेंट नेम लिख रही हूँ, क्लास लिख रही हूँ और स्टूडेंट आईडी में मैं कोई वैल्यू नहीं डाल रही, यानी कि वो फिर क्या लेना चाहिए, नल लेना चाहिए। लेकिन अभी तो मैंने स्टूडेंट आईडी के ऊपर नॉट नल की कंस्ट्रेंट लगा दी है, तो ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये कहेगा कि आप नल वैल्यू नहीं ले सकते। देखिए, कैन नॉट इंसर्ट द नल वैल्यू इनटू कॉलम stid। और आप क्रिएट टेबल यहाँ पे बनाते वक्त भी यहाँ पे नॉट नल लिखते सिंपली। तो ये तो बहुत आसान था। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। सो गाइज, अब हम चेक की कंस्ट्रेंट के बारे में पढ़ते हैं। नाम से जाहिर हो रहा है कि हम डेटा के ऊपर कोई चेक लगा देंगे। अब चेक कैसे होगा, इसको हम टेबल लेवल पे भी लगा सकते हैं और जो है हम इसको जो है वो कॉलम लेवल पे भी लगा सकते हैं। मैंने जो आपको 2 तरीके बताए थे, इनलाइन कंस्ट्रेंट एंड आउट ऑफ लाइन कंस्ट्रेंट। जबकि जो मैंने अभी जो आपको नॉट नल की कंस्ट्रेंट बताई है वो टेबल लेवल के ऊपर नहीं लगाई जाती। वो अगर हमने टेबल में लगानी है तो वो हमेशा जो है वो इनलाइन कंस्ट्रेंट के तौर पे लगाई जाएगी, यानी कॉलम के साथ ही लगाई जाएगी, या फिर बाद में हम अल्टर को यूज करके भी लगा सकते हैं। तो जो चेक की कंस्ट्रेंट है वो टेबल लेवल और कॉलम लेवल दोनों पे लगाई जाती है। अब चेक की कंस्ट्रेंट हम कैसे लगाते हैं, हम जैसे कि मैंने ना स्टूडेंट आईडी के साथ कोई चेक लगाना है कि जो स्टूडेंट की जो आईडी है ये इंट है, ठीक है। अब मैंने चेक लगा दिया, उसको कोई कंडीशन दे दी कि वो 10 हो सकती है स्टूडेंट की आईडी, ये इसका सिंटैक्स है, ये इन लिखेंगे और मैं कहूंगी या वो 10 हो सकती है या वो 20 हो सकती है, वो इसके अलावा कोई भी डेटा इंसर्ट नहीं होने देगी। तो इस तरह से हम जो है वो कॉलम लेवल पे लगा सकते हैं। और अगर मैंने टेबल लेवल पे लगानी है तो मैं उसके लिए फिर ऐसे लिखूंगी कि मैं चेक लिखूंगी टेबल के एंड पे और मैं स्टूडेंट की आईडी लिखूंगी और इन लिखूंगी और फिर मैं यहाँ पे 10 या 20 लिख दूंगी। अब मैं इसको एसक्यूएल के अंदर करके देखती हूँ। गाइस, मैं अपने एसक्यूएल सर्वर में वापस आ गई हूँ। मैंने एक टेबल क्रिएट करना है, मैंने स्टूडेंट आईडी के साथ चेक लगाना है, तो मैं स्टूडेंट आईडी इंट, इसके बाद मैं यहाँ पे चेक की कंस्ट्रेंट यूज करूंगी
उसके बाद ब्रैकेट ओपन करूंगी, मैं जिसके ऊपर मैंने चेक लगाने स्टूडेंट आईडी, फिर मैं इन लगाऊंगी। और अब मैं चाहती हूँ कि ये जो स्टूडेंट आईडी हो या ये 10 हो या ये 20 हो, यानी ये 10 वैल्यू इंसर्ट करे या 20 वैल्यू इंसर्ट करे। तो क्या अब मैं इस टेबल को क्रिएट करती हूँ। यहाँ पे मैंने एक और ब्रैकेट लगानी थी। अब मैं इस टेबल को क्रिएट करती हूँ, ये क्रिएट हो गया। अब मैं इसमें ये जो इंसर्ट की जो क्यूरी है जिसमें मैंने स्टूडेंट आईडी के अंदर 10 इंसर्ट किया है, तो ये क्यूरी इंसर्ट करती हूँ। देखें ये इंसर्ट हो गई। और अब मैं जरा अपने टेबल को भी देखती हूँ, ये आ गया। अब मैं 20 इंसर्ट करती हूँ, नाम मैं चेंज कर देती हूँ, लाइबा कर देती हूँ, और मैं दोबारा इंसर्ट करती हूँ, ये इंसर्ट हो गई। अब या तो वो 10 लेगा या तो 20, तो 10 तो और 20 तो मैंने दिया तो उसने एक्सेप्ट कर लिया। अब जरा मैं कोई और नंबर में 30 देती हूँ तो 30 वो नहीं करेगा, स्टूडेंट आईडी में 30 नहीं आ सकता। तो हम देखते हैं क्या हमारी कंस्ट्रेंट काम कर रही है। देखें हमें एक एरर शो हुआ, द इंसर्ट स्टेटमेंट कन्फ्लिक्टेड विद द चेक कंस्ट्रेंट। तो इसका मतलब या तो हम 10 इंसर्ट कर सकते हैं या तो हम 20 इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ये चेक की कंस्ट्रेंट लगाते हैं। अगर हमने कोई फिक्स वैल्यू इंसर्ट करनी होती है, इसको हम लेंथ के लिए भी यूज कर सकते हैं कि हमारा जो डेटा है वो इतनी लेंथ का हो। जैसे पासवर्ड में हम लगाते हैं कि हमारे 8 से ज्यादा हो या 8 हो बट 8 से कम ना हो, तो यहाँ पे हम वो चेक की कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं। अच्छा, तो अभी मैंने आपको ये जो मैंने चेक की कंस्ट्रेंट लगाई है ये मैंने कॉलम लेवल पे लगाई है। अब इसको हम टेबल लेवल पे लगा के देखते हैं। तो पहले जरा मैं टेबल को जरा खत्म कर दूं, ड्रॉप कर देती हूँ। ठीक है, अब ये जो सारी जो ये चेक की कंस्ट्रेंट थी इसको मैं यहाँ पे टेबल लेवल पे भी लगा सकती हूँ। अब मैं दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करती हूँ, मेरा टेबल सक्सेसफुली बन गया। अब जरा मैं यहाँ पे दोबारा से 10 लिख लेती हूँ, नाम मैं चेंज कर लेती हूँ, अक्सा कर देती हूँ, और ये मैं इंसर्ट करती हूँ। तो देखें ये मैंने टेबल प्रिंट की, आराम से मेरी कंस्ट्रेंट चल गया। मैं जरा कोई गलत डेटा इंसर्ट करके देखती हूँ लाइक 30, तो ये नहीं इंसर्ट करेगा, हमें एरर शो करेगा। तो देखें ये इसने मुझे एरर शो कर दिया। तो गाइज आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा और अच्छे से समझ आई होगी सारी कंस्ट्रेंट की। मैंने पूरी कोशिश की कि आपको डिटेल में सारा सही समझाऊं।